प्रॉपर्टीज हमारी होगी थी, ठीक है, और आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा। इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन आपको बता देता हूँ कैसे कैसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। क्या क्या हमारे पास कंडीशन बनेगी, ध्यान रखिएगा, क्या क्या हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, क्या आप कर सकते हैं, सब आपको याद होना चाहिए अच्छी तरीके से, ओके ना। तो देखिए ध्यान से सारी प्रॉपर्टीज आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ओके, और हमारे काम आएगी तो हम उसके ऊपर क्वेश्चन भी करेंगे, ओके। तो एनसीईआरटी के हिसाब से अगर आप देखें तो मैंने आपको एडजॉइंट बता दिया, एग्जाम्पल नंबर 23 बता दिया, थर्ड नंबर 1 बता दी, डेफिनेशन 4 बता दिया, जैसे नॉन सिंगुलर सिंगुलर बता दिया आपको मैंने, ठीक है। एंड इसके बाद हमारे पास में आता है, नेक्स्ट आता है थर्ड नंबर 2 बता दिया मैंने आपको, थर्ड नंबर 3 बता दिया मैंने आपको, ठीक है। प्योर बेसिक चीज़ें हैं, आप चाहें तो इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इनवर्टिबल है इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये बात हमारी पिछले वीडियोस में हो चुकी है ना। कोई भी मैट्रिक्स इनवर्टिबल तभी हो सकती है, मतलब उसका इन्वर्स तभी निकाला जा सकता है जब वो नॉन सिंगुलर हो। सबसे पहली शर्त यही है, इसके अलावा कोई शर्त यहाँ पे नहीं है, ओके। इसके बाद अगर हम लोग आगे की बात करें तो हमारे पास में एक और तरीका है इन्वर्स निकालने का, जिसकी चर्चा हमने वहाँ भी की थी। एलिमेंट्री ऑपरेशन से भी हम लोग इन्वर्स निकालते हैं, और एक हमारे पास इन्वर्स निकालने का तरीका होता है ए इन्वर्स इक्वल टू 1/a एडजॉइंट ऑफ ए। इस तरीके से आप जो है इन्वर्स निकाल सकते हैं। आई बात समझ में क्या, ए इन्वर्स इक्वल टू क्या होता है 1/a एडजॉइंट ए। इस तरीके से आप इन्वर्स निकाल सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ यहाँ पे नहीं है, ठीक है। कह रहे हो सॉरी ए का मॉड आएगा यहाँ पे, आई बात समझ, ठीक है सर, ये मैं 2-3 बार कर चुका हूँ ऐसे, ठीक है साहब। 1/mod a है ना, मतलब ए का मतलब यहाँ डिटर्मिनेंट है, मॉड ए का मतलब यहाँ पे, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं, इसमें प्रूफ भी है, इसका प्रूफ नॉर्मली आपके पास आता नहीं है, और डायरेक्ट रिजल्ट याद रख सकते हो, प्रूफ भी हम करा सकते हैं, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। चलिए साहब, तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके ऊपर जो क्वेश्चन कराऊँ आप समझिए, बहुत बेसिक है ना। कैसे निकालोगे, सबसे पहले एडजॉइंट ए निकालना, चलो एक करके बता देता हूँ, ओके, वही करके बताता हूँ जो इसमें इन्होंने करा ताकि जल्दी हो जाए कैलकुलेशन, ठीक है। तो मैं एक उदाहरण ले लेता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 24 है मेरे पास में, ये है 1/1, यहाँ के बाद लिखा हुआ है 3 4 3 3 3 4, ओके। ये मेरे पास में यहाँ पे दिया गया है 1/1 3 4 3 3 3 4। नाउ यू कैन सी हमसे बोला गया है कि वेरीफाई द रिजल्ट, एक उन्होंने रिजल्ट वेरीफाई करने के लिए कहा है और ए इनवर्स निकालने के लिए कहा है। वेरीफाई तो आप कर ही दोगे, है ना। वेरीफाई क्या करना है, इन्होंने बोला कि इसको वेरीफाई करो, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट इंटू आई। ये तो अब मैंने बताया था आपको एक प्रॉपर्टी होती है, कैसे वेरीफाई करोगे, ये मैट्रिक्स ये है, ये तुम एडजॉइंट निकालोगे, वो दोनों को मल्टीप्लाई करना इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना, उसको आई से मल्टीप्लाई करना, सेम आएगा, आएगा नहीं आएगा। चलिए तो मैं फिलहाल एक बार निकाल बताता हूँ आपको। इसकी अगर आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालोगे तो इसकी और डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपके पास आ रही है, वो आ रही है 1। कितनी आ रही है 1, पता है ना आपको कैसे निकालनी है, निकाल दो डिटर्मिनेंट की वैल्यू। चलिए, और वो 0 नहीं आ रही है तो इसका मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। क्या मतलब है इसका, कि इसका मतलब ये है कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो मुझे एडजॉइंट भी निकालना चाहिए, मैं आपको एडजॉइंट निकाल बता देता हूँ कैसे आएगा, वो आपको पता है हम लोगों ने कैसे निकाला था, ठीक है साहब। तो अगर आप लोग ध्यान से देखें तो मेरे पास में जो एडजॉइंट ऑफ ए आता है, एडजॉइंट हम लोगों ने निकाला हुआ है, वो हमारे पास में आ जाएगा 7 - 1 -1 -3 1 0 -3 0 1। ये हमारे पास में एडजॉइंट आ गया। पता है ना आपको कैसे निकालना है, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालना है, कोफैक्टर्स निकालने हैं, उससे मैट्रिक्स बनेगी, उसका ट्रांसपोज ले लोगे तो क्या आ जाएगा, एडजॉइंट आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए साहब, तो इसमें हम क्यों इतना बात करें, बताइए आपको क्या करना है, ठीक है साहब। चलिए, अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये एडजॉइंट आपके पास में आ गया, हमें निकालना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है 1 डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। होता है नहीं होता है ये वाला फॉर्मूला हमारे पास, ओके। नाउ सो 1 डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है 1, सो दिस इज 1, और यहाँ पर हमारे पास सेम वही आ जाएगा 7 - 3 -3 -1 1 0 -1 0 1। और यहाँ पे अगर जो भी आता, मान लो ये 1 की जगह 12 आता, तो मैं इसकी इस 1/12 की मल्टीप्लाई सबसे कर देता, क्योंकि आपको पता है कि मैट्रिक्स में क्या करना होता है, मल्टीप्लाई सबसे करनी होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हमारा ए इनवर्स आ जाएगा, सही है साहब। जैसे मान लो अगर मान लो यहाँ पर 1 की जगह 3 होता तो क्या करता मैं 1/3 मल्टीप्लाई से करता, 7/3 बन जाता, ये -1 बन जाता है, -1 बन जाता है, -1/3 1/3 ऐसा हो जाता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 1 है, मल्टीप्लाई क्या करना, यही हमारा इनवर्स है। तो आपको एडजॉइंट की मदद से इनवर्स निकालना आ गया, कोई बड़ी चीज़ नहीं है यहाँ पे। चलिए साहब, तो ये हमारे पास बेसिक चीज़ है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए साहब, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 25 है, उसमें वेरीफाई करना है कि ए बी का होल इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स होता है। तो आप कर सकते हो, ठीक है साहब। आपको पता है ना, जो ए बी का होल इनवर्स जो होता है, ए बी का जो होल इनवर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स के, है ना। बताइए, आपको वेरीफाई कर दोगे, पहले ए बी निकालना, उसका इन्वर्स निकालना, फिर बी का इन्वर्स निकालना, ए का इन्वर्स निकालना, दोनों मल्टीप्लाई करना, सेम आएगा, ठीक है साहब। तो इसमें हम समय बर्बाद नहीं करते हैं अपना, ये बहुत ही आसान है, आप कर सकते हैं, ठीक है। नाउ
इसके बाद हमारे पास में एक बहुत ही बढ़िया चीज़ आती है, वो मैं आपको बताने की थोड़ी सी कोशिश करता हूँ। ठीक है साहब, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी समझ में आएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मुझे जो है 1 मिनट का समय अगर आप देंगे तो मैं बता दूंगा आपको किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है साहब, हमारे पास में आती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या आती है हमारे पास में साहब? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, है ना। बहुत काम की चीज़ है, इन्वर्स निकालने का बहुत बढ़िया तरीका है, इसलिए मैं जो है आपको वाली चीज़ बता देता हूँ। ठीक है साहब, अगर आपको इन्वर्स निकालना हो यू कैन डायरेक्टली यूज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, है ना। अगर हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पता है मैट्रिक्स की तो हम लोग क्या कर सकते हैं साहब? उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। ठीक है साहब, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए साहब मिटा दो इसको। ओके ना, तो हमारे पास देखिए ये तो आप कर ही लेंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसमें। ठीक है साहब, अगर हम लोग आगे की बात करें तो ध्यान दीजिएगा हमारे पास में क्या है। अगर हम लोग आगे की बात करें तो हमारे पास में हेडिंग क्या आ जाएगी? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑफ मैट्रिक्स। हमारे पास समझ में क्या, किसी भी मैट्रिक्स की नहीं होती, वैसे स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होती है। किसके लिए होती है? ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। ये आप आगे चल के जब जाएंगे इंजीनियरिंग करेंगे तो आपको पढ़ाया जाएगा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में। ठीक है, चलिए सर, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, बट इसका जबरदस्त इस्तेमाल यहाँ पर देखा जाता है तो इसलिए हम इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए सर, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स हैज अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गिवन बाय कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है, उसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। आई वाज में a माइनस एक्स आई इज इक्वल टू 0। आई वाज में आप जानते हैं आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है जिसका ऑर्डर a के बराबर होता है। ठीक है ना, अब लोग इसको क्या समझेंगे? चलिए साहब, इसको समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है साहब, मान लीजिए मेरे पास में एक डिटरमिनेंट मैट्रिक्स दे रखी है A। मान लो मेरे पास मैट्रिक्स दे रखी है, मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4, ये मेरे पास में मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 3 4। आई वाज में क्या, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है? a माइनस एक्स आई का डिटरमिनेंट। आई वाज में क्या, तो अगर आपको निकालना तो आपको पता है ये तो ये है। अगर मैं पहले a माइनस एक्स आई निकालूंगा, a माइनस एक्स आई कैसे निकालूंगा? a 1 2 3 4 रख दूंगा, माइनस एक्स ऐसे रहेगा, i का मतलब 1 0 0 1 होता है। आई वाज में क्या, कितना आएगा पहला वाला बोलो? 1 माइनस एक्स आई, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी तो 1 माइनस एक्स सही है, फिर 2 माइनस 0 तो 2 ही रहेगा ऑनली यहाँ पे। ओके, फिर 3 माइनस 0 तो 3 रहेगा ऑनली यहाँ पे, तो क्या आएगा? 4 माइनस एक्स आएगा, नहीं आएगा? तो ये हमारे पास में आ जाएगा a माइनस एक्स आई। आ गया a माइनस एक्स आई। हमारे बात तो अब यही काम हम बहुत फास्ट कर सकते हैं क्योंकि आपने देखा केवल यहाँ पे चेंजेस आते हैं, दोनों सेम रहते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? चलिए, तो आपने a माइनस एक्स आई निकाल दिया, मुझे क्या निकालनी है? उसकी डिटरमिनेंट निकालनी है, उसकी वैल्यू किसके इक्वल कर देनी है? 0 की। डिटरमिनेंट निकालूंगा तो इसका कितना आएगा? 1 माइनस एक्स 2, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस एक्स। डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल के आप किसके इक्वल कर दो? 0 के इक्वल कर दो। डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसको मल्टीप्लाई इससे, तो 1 माइनस एक्स इंटू 4 माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। सही है, दिक्कत तो नहीं है ना। इसको हम देख सकते हैं क्या? 4 बन जा 4, ये 4 बन जाएगा माइनस ऑफ इसकी मल्टीप्लाई, ये माइनस एक्स माइनस 4x प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0। समझ लो ना बात को? इसको हम क्या देख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। आएगा नहीं आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है क्या? अब क्योंकि ये जो हमारे पास में इक्वेशन आई है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है किसकी? ए की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो जहाँ पर एक्स स्क्वायर वहाँ पे लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस ऑफ 5a माइनस ऑफ 2i इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास में बन जाएगी इक्वेशन। और ये इक्वेशन मतलब हम कुल मिला के इस किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ऐसा कर सकते हैं। आई बात समझ में क्या? एक तरह से उसकी इक्वेशन बना सकते हैं। अब आप बोलोगे सही है गलत है? आप यहाँ से a स्क्वायर निकालो, a को पुट करो, i को पुट करो, तो पूरा सॉल्व करोगे ना, तो क्या बनेगा? 0 0 0 0 नल मैट्रिक्स आ जाएगी। बात समझ में आ रही है क्या? तो a इसको सेटिस्फाई करेगा क्योंकि ये एक ही इक्वेशन है, इसीलिए ऐसा आप किसी के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है क्या? अब बोलोगे भैया इससे इन्वर्स कैसे निकालेंगे? यहाँ से हम इन्वर्स निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। देखो इन्वर्स कैसे निकालेंगे, आप एक काम करो, पूरी इक्वेशन को a इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अगर मैं पूरी इक्वेशन को a इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा बोलोगे? a इन्वर्स इंटू a स्क्वायर माइनस 5 इंटू a इन्वर्स इंटू a माइनस 2a इन्वर्स इंटू i इक्वल टू 0। क्योंकि 0 इंटू समथिंग 0 मैट्रिक्स इंटू कोई भी मैट्रिक्स को 0 ही आएगा, ये तो पता है ना आपको। देखो वहाँ मैंने ये वाली बात कही थी, अगर a मैट्रिक्स को b से मल्टीप्लाई करके नल मैट्रिक्स आ रहा है तो दोनों 0 हो तो जरूरी नहीं है, लेकिन अगर इनमें से कोई एक 0 है तो 100% नल मैट्रिक्स आता है सर। आई बात समझ में? वैसे आप खुद सोचो 0 0 ही मिल जाएंगे सारे। ठीक है, अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो ये आ गया। चलो a स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? a इंटू a, मैंने क्या लिख दिया भैया? a इंटू a। ओके, a इन्वर्स इंटू a क्या बन जाएगा? i इंटू a क्या बन जाएगा? a माइनस ये क्या बन जाएगा आपके पास में? 5i। ये i इंटू a इन्वर्स ही आएगा, इसको उठा के डाल के जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 2a इन्वर्स बनेगा नहीं बनेगा? 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 1/2 इंटू a माइनस 5i इक्वल टू क्या आ जाएगा? a इन्वर्स। a इन्वर्स निकालने का तरीका ये भी होता है।
बराबर बात हो गया। आपको क्या करना है, ए पता है आपको, जैसे मालूम मुझे इसका ए इनवर्स निकालना हो, बस सॉल्व में क्या तो मुझे ना तो एडजमेंट लेने की जरूरत है ना डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने की जरूरत है, मैं उसकी क्या निकाल दूंगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्या निकाल दूंगा, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालूंगा तो काम मेरा हो जाएगा। हालांकि थोड़े बड़ी क्लास का है कॉन्सेप्ट, लेकिन समझ में आपको आ गया है, आप इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इनवर्स निकालने का बहुत ही तगड़ा मेथड है ये, समझ में नहीं आ रहा है? आपको क्या करना है, ए पता है आपको, मान लीजिए मुझे इनवर्स निकालना होता, मैं क्या करता हूँ, मुझे ए पता है तो मैं रख दूंगा यहाँ सबसे पहले ए 1/5, ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, बोलो 1 2 3 4, इसको पूरा लेना पड़ेगा ऐसे -5, इसको कर देता हूँ, आई कितना आपके पास 1 0 0 1, इस तरीके से भाई 1/5 तो दोनों के लिए खाना है, 1/2 तो दोनों के लिए खाना, सॉरी ये 1/2 तो पूरे के लिए है ना, ये मैं पूरा ब्रैकेट बना दिया, इक्वल टू क्या आ रहा है मेरे पास में ए इनवर्स। अब बताओ क्या करोगे, 1/2 सॉल्व करो, 1 - 5 -4 2 - 0 2 3 - 0 3 4 - 5 -1, और दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास डायरेक्ट ए इनवर्स आएगा। सो मैं नहीं आएगा, तो इनवर्स निकालने का बहुत ही तगड़ा मेथड होता है। एनसीईआरटी में ये तरीका तो है, लेकिन उस तरीके का नाम नहीं है। नाम क्या है इस तरीके का, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। आई बात समझ में, ठीक है सर? इस तरीके से निकालते तो हैं एनसीईआरटी वाले, लेकिन उसका जिक्र नहीं करते कि क्यों कर रहे हैं ऐसा। जैसे मैंने कल बताया था ना आपको, कितनी सारी मैट्रिक्स के नाम बताए थे। एनसीईआरटी में वो क्वेश्चन है, लेकिन ब्रैकेट में वो ये लिखना भूल गए कि इस मैट्रिक्स को ये भी कहते हैं। आई बात समझ में, तो उसको हम लिख लेंगे। समझ में आ गया आपको क्या होता है? चलिए साहब, तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझा पाया हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है। एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, आई बात समझ में क्या कर लोगे, नहीं कर लोगे ऐसे, ठीक है? मान लीजिए मेरे को दिया गया है फाइंड ए इनवर्स ऑफ दिस, मान लीजिए मेरे को बोला गया है फाइंड ए इनवर्स ऑफ, मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है 1, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 6 5 4 2, इसका इनवर्स निकाल बताओ बच्चों, क्या करूँगा, सीधा सीधा लिख दूंगा a - xi = 0, लिख दिया मैंने। अब बताओ भाई कितना आएगा, बोलो भाई कितना हो जाएगा, 6 - x 5 4 2 - x, इसकी डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। समझ में आया क्या हुआ है? ये क्या बताया था मैंने आपको पहली बार, यहाँ वाले चेंज होते नहीं होते। सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, जहाँ पर x आएगा वहाँ a रख दोगे, बाकी पता है आपको क्या करना है, कर लोगे नहीं कर लोगे। चलिए साहब, दिस इज द बेस्ट मेथड टू फाइंड ए इनवर्स। अब इसकी एक खासियत होती है, आ जाओ साहब, चलो मैं इसका ए इनवर्स आपको निकाल के बताता हूँ, ठीक है साहब? या मैं चलो इसकी जो है आपको इक्वेशन बता देता हूँ क्या आएगी। चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको, कितना आएगा भाई, 6 - x × 2 - x -20 = 0 आएगा, नहीं आएगा? ऐसे कर रहा हूँ, बताना जरा सॉल्व कितना आएगा, 6 × 12 -6x -2x प्लस का x² माइनस का 20 = 0, यहाँ पे आ जाएगा x² माइनस का 8x माइनस का 8 = 0, आएगा नहीं आएगा? अब देखो, अगर मैं इसको सेटिस्फाई कराऊंगा, क्योंकि ये इसी की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, सेटिस्फाई करेगी तो कितना आ जाएगा, a² - 8n - 8 = 0। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या? अब ध्यान देना, आप इसका सम करने का क्या है, 8, और ये क्या चीज होती है, ट्रेस ऑफ ए, याद है? ट्रेस ऑफ ए किसको कहते हैं, डायगोनल सम ऑफ डायगोनल। ट्रेस ऑफ ए किसको कहते हैं, सम ऑफ डायगोनल, कहते हैं नहीं कहते हैं? चलिए साहब, तो कुल मिला के आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पर ट्रेस ऑफ 8, हमारे पास जो ए आ रहा है वो 8 आ रहा है, यहाँ पे भी 8 है। इसका मतलब क्या होता है कि जो सम ऑफ रूट्स, आपको इक्वेशन याद है, इक्वेशन कैसे लिखते हैं, x² माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस ऑफ अल्फा इंटू बीटा, लिखते हैं ऐसे, है ना? तो सम ऑफ रूट्स है वास्तव में क्या है, ट्रेस ऑफ ए है। सो यू कैन से सम ऑफ रूट्स वास्तव में क्या चीज होती है, ट्रेस ऑफ ए होती है। किसका, किसी भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का। अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पता है तो आप उस इक्वेशन की मदद से बता सकते हो कि जो आपके पास मैट्रिक्स थी उसके डायगोनल एलिमेंट का सम क्या था। कैसे पता करेंगे, ट्रेस ऑफ ए, वो आता है सम ऑफ रूट से। चलो बताओ माइनस है, इसमें भी खासियत है, मुझे डिटरमिनेंट की वैल्यू बताना कितनी आएगी, अगर मैं डिटरमिनेंट बना के वैल्यू डालूं कितना आएगी, 6 × 12 - 5 × 20, कितना आंसर आ रहा है, -8। ध्यान से देखो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बन गया, बनाना है क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होती है उससे एक खासियत होती है कि जो सम ऑफ रूट्स होता है वो ट्रेस ऑफ ए होता है, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है वो डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है। समझ में आया कि नहीं आया आपको, ये प्रॉपर्टी याद रखेंगे साथ साथ ही। चलिए साहब, तो ये हमारे पास प्योर बेसिक चीज है, और इस तरीके से जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी हम लोग और भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे तो चीजें आपको और भी सीखने को मिलेगी। समझ में आ रहा है आपको? तो ये था हमारे पास में कि किस तरीके से हम लोग इन्वर्स निकाल सकते हैं। अब एनसीईआरटी में अगर आप देखें साहब, एनसीईआरटी में अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 26 है, तरीका वही है उन लोगों का, सो दैट द मैट्रिक्स ए सैटिस्फाई द इक्वेशन। देखो अब आई उन्होंने क्या बोला, हाँ भाई देखो उन्होंने बोला कि a = 2 3 1 2, सब लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है साहब? समझ में आ रहा है क्या, 2 3 1 2, ओके। एक पॉइंट आपको देगा, उन्होंने बोला कि शो करके बताओ कि ये जो मैट्रिक्स है वो एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, a² - 4a + y = 0। अगर ये मैट्रिक्स इसको सेटिस्फाई कर रही होगी ना तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी। आप चाहो तो निकाल के दिखा सकता हूँ इसकी,
निकालो मतलब कैसे निकालो कैरेक्टर इक्वेशन, बोलो a माइनस एक्स आई इक्वल टू 0 बताया था हमने आपको, क्या आएगा बोलो साहब 2 माइनस एक्स 3 1 2 माइनस एक्स डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, ऐसे करा था नहीं करा था, कितना आ जाएगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, बोलो कितना आएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0, कितना आएगा बोलो भाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिखूंगा a स्क्वायर माइनस 4a प्लस i, क्योंकि आपको पता है वन नाम की कोई चीज होती नहीं मैट्रिक्स में, अरे यार समझ में आ रहा नहीं आ रहा है इक्वल टू 0 बनी नहीं बनी वही इक्वेशन, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। नहीं आया समझ में, तो ये बात को नहीं बताएंगे आपको, आई बात समझ लेंगे बताओ नहीं अच्छा ऐसा भी बताएगा, और आप अगर वो दे दे तो ठीक है, उन्होंने दे रखी है, पहली बात तो उन्होंने बोला कि इसको सेट करके बताओ सेटिस्फाई कर रही है, सेटिस्फाई तो करेगी उसी की इक्वेशन तो कभी सेटिस्फाई करेगी। आप कैसे करोगे, एक ही जगह a स्क्वायर रख दो, एक ही जगह a रख दो पूरा, मतलब a स्क्वायर की वैल्यू तो सब लोग बोलो 0 नॉन मैट्रिक्स बन जाएगी। अब उन्होंने बोला है कि यूजिंग द इक्वेशन फाइंड a इनवर्स, यहाँ से a इनवर्स निकाल सकते हो आप, इसी इक्वेशन की वजह से a इनवर्स कैसे निकालोगे बोलो साहब, क्या करोगे a स्क्वायर माइनस 4a प्लस i इक्वल टू 0 प्री मल्टीप्लाइड बाय a इनवर्स, तो a इनवर्स a इनटू a लिख सकता हूं इसे माइनस 4 a इनवर्स a प्लस a इनवर्स i इक्वल टू 0, ओके ये क्या बन जाएगा i, तो a माइनस 4i प्लस a इनवर्स इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो वही आ जाएगा, तो a इनवर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4i माइनस a, उधर चलेगा ना दोनों, सिंपल है सॉल्व करो आंसर आ जाएगा, सारा बात पूछा। तो वास्तव में जो यहाँ पे इक्वेशन दी रहती है ना वो क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है उस मैट्रिक्स की। समझ में आया कि नहीं, ये मैंने मैट्रिक्स में इसलिए बताया था क्योंकि आपको डिटरमिनेंट नहीं पता था ना उस समय, आई बात समझ में, मैंने कहा था हम आगे चल के सारी चीजें की बात करेंगे, कोई भी टॉपिक आपका नहीं छोड़ा जाएगा, ओके, एंड यू कैन फाइंड द इनवर्स, ओके दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है। ऐसे ही क्यूबिक इक्वेशन के लिए भी होता है, देखो अगर आप इसमें जाओगे ना एक्सरसाइज का आप देखोगे क्वेश्चन नंबर, अगर आप देखो जैसे मान लो क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, ठीक है, आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ क्या है, इधर देखो साहब, ठीक है, इधर देखो समझ में आ गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, ओके नाउ ये समझ में आ गया आपको, प्योर बेसिक चीज है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा आपको, अगर आपने देखा हो तो मैंने कहा था कि भाई मैं तो नहीं गारंटी तो ले सकता आप IIT में सिलेक्ट हो जाओगे, लेकिन इतनी गारंटी ले सकता हूँ कि जहाँ आप बड़े टीचर के पास पढ़ने जाओगे तो वो आपको मतलब अच्छा मानेगा वहाँ पे, क्योंकि आपको बात पहले से पता होगी। आई बात समझ में, चलिए साहब, तो अगर आप देखें मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, एक्सरसाइज 4.5 बहुत ही आसान है, एडजॉइंट निकालने के लिए कहा गया है, पहले कोफैक्टर्स की डिटरमिनेंट बनाओ, उसका ट्रांसपोज ले लो, आई बात समझ में, प्योर बेसिक चीज है नहीं, कर लोगे, हमने वहां भी करके देखा था, आपको पता है कैसे निकाला था, ठीक है, फिर भी आपको डाउट लगे तो आप मेरे से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको जरूर बताऊंगा, ओके, एडजॉइंट निकालना सबको आता है ना। इसके बाद क्या अगर लोग बात करें तो हमारे पास में क्या था साहब, एक्सरसाइज में अगर आप देखें तो आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड फोर्थ ऐसी है, ठीक है, उसके बाद 5 6 7 8 बोला गया इनवर्स निकालो अगर एग्जिस्ट करता है तो, अच्छा अगर उन्होंने बोला एग्जिस्ट करता है तो पहले क्या निकालोगे, डिटरमिनेंट की वैल्यू, क्या निकालोगे डिटरमिनेंट की वैल्यू, तो पेपर में पता है क्या होता है, पेपर में ना 6 नंबर का क्वेश्चन आता है कि विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड a इनवर्स, फिर आपको पता है भाई एलिमेंट्री ऑपरेशन निकालना पड़ेगा, मैट्रिक्स वाले तरीके से होगा, लेकिन उसने बोला है कि केवल a इनवर्स निकालो, फिर हमारी हटा हम कैसे a इनवर्स निकाल के देते हैं, ये वाली बात समझ में आ रही है, ठीक है, सबको हमारा ऐड है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है क्या, तो हम लोग किससे निकाल देते हैं, एडजॉइंट वाले तरीके से निकाल देते हैं, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो चलिए वो आप कर लोगे, 11 तक आप कर लोगे, 12 आपसे हो जाएगा, ओके, 13 आपके पास हो जाएगा, 13 बहुत आसान है, 14 में आपको बताता हूँ, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, आपको क्वेश्चन दिया गया a इज इक्वल टू 3 2 1 1, क्वेश्चन क्या बोला गया है, फाइंड द नंबर्स a and b such that a square plus of a plus of bi equal to 0। उसने बोला है कि अगर ये a मैट्रिक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है तो बताओ कि a और b की वैल्यू क्या होगी, मतलब दिमाग में थोड़ा सा वैसे करोगे तो बच्चा कैसे निकालेगा, बच्चा पहले a स्क्वायर निकालेगा, नहीं समझ में आ रहा है क्या, बच्चा पहले क्या निकालेगा, a स्क्वायर निकालेगा ना भाई, उसके बाद a निकालेगा, फिर सॉल्व करेगा, फिर जो भी यहाँ आएगा इक्वल टू यहाँ पे 0 0 0 लिखेगा, 2-3 इक्वेशन बनेंगे, सॉल्व करेगा, इतना करने की जरूरत नहीं है, आप इसकी डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालो, कैसे निकालोगे बोलो साहब, क्या है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, 3 - x 2 1 1 - x इक्वल टू 0, याद आएगा, क्या करो बोलो बोलो, 3 - x इंटू 1 - x माइनस 2 इक्वल टू 0, कितना जाएगा, 3 माइनस चेक करते हैं ना भाई, माइनस x माइनस 3x माइनस x प्लस x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, कितना जाएगा, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, देख लो भाई सही कर रहा हूँ कैलकुलेशन, जिम्मेदारी आपकी है साहब, ओके, अब ये भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, तो a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1 इक्वल टू 0, ये भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, और ये मैट्रिक्स इसको भी सेटिस्फाई करती है, इसका मतलब कंपेयर कर सकता हूं मैं डायरेक्टली, तो a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1 इक्वल टू 0, 1 मतलब i, 1 मतलब i, कंपेयर करना चाहे बताओ कितनी वैल्यू है, a की वैल्यू -4 है, b की वैल्यू 1 है, बात खत्म हो गई, आई बात समझ में, डायरेक्ट आंसर आता है, ठीक है साहब, इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, कितना आसान तरीका, ठीक है, आप आंसर चेक कर लो, कौन सा हमारे पास में ये एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 14 है, ओके, एक्सरसाइज 4.5 पे जाओगे आप, क्वेश्चन 14 देखो, a की वैल्यू -4 है, b की वैल्यू 1 है, सही है, आई बात समझ में,
प्योर बेसिक, थोड़ा सा हायर क्लास का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन है तो आसान, समझ में भी आपको आ गया। और आप ही, केवल आपको ही नहीं आता ये, आज ज़्यादा दुनिया को आता है समझ में। समझ लो बात को, मुझे भी 12वीं क्लास में सिखा दिया था ये कि कैसे करना है उसको। ओके, तो ध्यान रखिएगा। चलिए सब आगे की बात करें, समझ में आ गया। तो मैंने आपको दूसरे तरीके से बताया, उस तरीके से तो आप कर ही लोगे, जो आपको स्कूल में कराया जाएगा या आपका जो नॉर्मल ट्यूशन है वहाँ कराया जाएगा। ठीक है, चलिए सब आगे की बात करें। उसके बाद उसने बोला है कि फॉर द मैट्रिक्स शो दैट दिस, और हैंस निकालो ये। अब भाई ने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दे दिया, बोला 1 1 2 1 2 -1 1 -3 3, और क्वेश्चन बोला है कि शो दैट a³ -6a² + 5a प्लस ऑफ 11i = 0। अब आपको पता है इसी की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी। आई बात समझ में, कर लोगे आप? सॉल्व करना है, a - xi = 0, कर लोगे सॉल्व बस। और फाइंड इनवर्स निकाल लोगे ना, यहाँ से इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ, क्योंकि इस इक्वेशन अगर दे दी जाए तो इनवर्स निकालना बहुत आसान हो जाता है इक्वेशन की मदद से। बात समझ में आ रही है क्या? तो दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए साहब, प्योर बेसिक है ये हमारे पास में आ जाएगा साहब। ओके, और आपको तो पता है अगर आप कैरेक्टराइज इक्वेशन का बोर्ड में इस्तेमाल नहीं कर सकते हो तो पहले a³ निकालना, a² निकालना, फिर a i सबकी वैल्यू पुट करना, और क्या पाओगे लास्ट में 0 0 0 0 0 मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, हो जाएगा, इनवर्स निकाल दोगे। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 एज जैसा क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है दोस्तों कि अगर a एक 3x3 ऑर्डर की नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब आपको सबको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, नॉन सिंगुलर मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब ऑर्डर सेम है। सबको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? यही तो बात है, धीरे धीरे आएगा, सब कुछ आएगा भाई। उसने बोला है कि बताओ इसकी वैल्यू क्या है, एडजॉइंट a की वैल्यू क्या आएगी। में क्या, और 4 ऑप्शन दे दिए। पहला ऑप्शन दे रखा है कि क्या इसकी वैल्यू डिटरमिनेंट आएगी, दूसरा ऑप्शन दे रखा है क्या इसकी वैल्यू a² आएगी, तीसरा ऑप्शन दे रखा है कि इसकी वैल्यू a डिटरमिनेंट का क्यूब आएगी, चौथा ऑप्शन दे रखा है क्या 3a आएगी। बताओ क्या आएगी? B इज द राइट आंसर। यस, आपको बताया था मेरा फॉर्मूला कि एडजॉइंट का मतलब क्या होता है, a की पावर n-1। एनसीईआरटी में लिखा है, मैं अपनी तरफ से नहीं बताता हूँ कोई चीज। अब बस एनसीईआरटी पेज नंबर 129 में लिखा है एडजॉइंट a mod a का पावर n-1, ऑर्डर 3 है तो 3/3 3 - 1 कितना हो जाएगा 2। सो द आंसर इज 2। नहीं आया समझ में? प्योर बेसिक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है साहब, चलिए साहब, इसके बाद अगर हम लोग देखें तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी जब मैंने आपको इन्वर्स पढ़ाया था। उस समय मैंने आपको कई प्रॉपर्टीज लिखवाई थी इन्वर्स की, वो आपको याद हो गई होगी। फिर भी अगर आपको याद रही हैं, मैं आपको 1 मिनट में याद दिलवा देता हूँ। ठीक है साहब, कि आपके पास जो इन्वर्स की प्रॉपर्टीज थी वो कौन कौन सी थी। ठीक है, 1 मिनट आप थोड़ा सा बस 1 मिनट वेट कर लीजिएगा। ओके, अगर हम लोग इन्वर्स की प्रॉपर्टी की बात करें तो हमारे पास जो इन्वर्स की प्रॉपर्टीज आती हैं वो मैं बता देता हूँ ताकि आपको एक बहुत बढ़िया चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है साहब, ओके, कहाँ चला गया भैया इन्वर्स? चलिए साहब, तो देखिए ध्यान से, ये थी साहब प्रॉपर्टी इन्वर्स की। ध्यान समझना भाई, मैं आपको सारी प्रॉपर्टी दिखा देती अभी, इसलिए बता दूँ कि क्वेश्चन हमारे पास में देखो ध्यान से क्या है भाई। अगर मैं a इन्वर्स का इन्वर्स ले लूँ तो क्या आ जाएगा? a आता है, बताया था मैंने आपको। पहली प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी a × a इन्वर्स कर देता हूँ तो आता है i, और यहाँ फिर i आ गया तो यहाँ से a इन्वर्स को मैं i/a लिख सकता हूँ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है कि अगर मेरे पास में k a की पावर इन्वर्स है, k का इन्वर्स है तो 1/k a इन्वर्स कर देता हूँ। प्रॉपर्टी याद रखिएगा भाई, a इन्वर्स का अगर मतलब इसका मतलब जानते हो ना क्या चीज़ है? डिटरमिनेंट ऑफ a इन्वर्स है ये। इसी चीज़ को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, डिटरमिनेंट ऑफ a इन्वर्स। नहीं लिख सकता हूँ उसको मैं ऐसे। इसकी वैल्यू कितनी आ गया बोलो साहब? हो जाएगा, मैंने कहा था इसका मतलब ये होता है या फिर 1/a होता है। क्वेश्चन नंबर आ जाओ एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 18, उसने कहा कि डिटरमिनेंट ऑफ a इन्वर्स इज इक्वल टू क्या आएगा? सॉरी लगाना भूल गया मैं, क्या आएगा? 1/a। तो 1/डिटरमिनेंट mod a, 1/डिटरमिनेंट इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी। नहीं आया समझ में? ये और बेसिक चीज़ें साहब, तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझाने में सफल रहा। तभी कहता हूँ सारी प्रॉपर्टी ध्यान रखिए। ठीक है, अब एक अच्छा बच्चा क्या करेगा? अच्छा बच्चा ये करेगा कि यार सर ने तो सारी प्रॉपर्टी एक साथ लिखवा दी, काम करता हूँ सारी एक साथ लिख देता हूँ, सुबह शाम हनुमान चालीसा की तरफ पढ़ना है। फाइबर साहब में क्या है, और याद हो जाए तो मोस्ट वेलकम, नहीं याद हो तो कोई दिक्कत नहीं है। फाइबर साहब में क्या? चलिए साहब, तो उम्मीद करता हूँ इतना मैं आपको समझाने में सफल रहा। ठीक है साहब, इसके बाद हमारे पास क्या आता है साहब? इसके बाद मैं एनसीईआरटी का पॉइंट बताता हूँ, फिर मैं अपने हिसाब से और बताऊँगा आपको। इसमें लिखा है कि हमारे पास में एप्लीकेशंस ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। हमारे पास में डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस की कौन कौन सी एप्लीकेशन है? तो पहली बात तो आपने क्लास 10 में पढ़ लिया था, एक होता है कंसिस्टेंट सिस्टम, एक होता है इनकंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम किसको कहते हैं या कंसिस्टेंट सॉल्यूशन किसको कहते हैं? मैं आपको एक बात याद दिलाता हूँ। ठीक है, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको एनसीईआरटी के हिसाब से, इसको मैट्रिक्स मेथड बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा मैं कराऊंगा आपको क्रैमर रूल से। किससे बताऊंगा भैया? क्रैमर रूल से। ओके, क्रैमर रूल आउट ऑफ सिलेबस एनसीईआरटी के। ध्यान दीजिएगा क्या कहता है साहब? ये कहता है देखो, अगर मैं आपसे पूछूं, यहाँ लिखा है a1x प्लस ऑफ b1 प्लस c1 = 0। अगर लिखा होता a2x प्लस b2 b2i
प्लस ऑफ C2 इक्वल टू 0। 10th क्लास में आपने क्या पढ़ा था, अगर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के तो हम क्या बोलते थे, इंटरसेक्टिंग लाइन से वन सॉल्यूशन आएगा नहीं आएगा, याद है? नहीं आ रहा समझ में आपको? दूसरा हम क्या बोलते थे भाई, दूसरा हम बोलते थे कि अगर मान लो A1/A2 बराबर आ जाए B1/B2 के और बराबर नहीं आता है C1/C2 के, पहले लाइन हो जाती है, नो सॉल्यूशन आता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है वाली बात? ओके। तीसरा हमारे पास में क्या आता है, अगर हमारे पास में A1/A2 बराबर है B1/B2 के और ये भी बराबर है C1/C2 के, कोइंसिडेंट लाइन, इस लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, कितने सॉल्यूशन आएंगे? इनफाइनाइट, है ना? तो आप क्या सकते हैं, मैनी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है आपको? ओके। अच्छा, तो कंसिस्टेंट किसको कहोगे आप? पहले वाले को, इस वाले को, जिसका सॉल्यूशन होता है वो कंसिस्टेंट होता है। सॉल्यूशन होना चाहिए, चाहे एक हो चाहे बहुत सारे, नो मैटर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चाहे एक सॉल्यूशन हो चाहे बहुत सारे सॉल्यूशन हो, कंसिस्टेंट। और अगर सॉल्यूशन नहीं है, इनकंसिस्टेंट। समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक और होता है हमारे पास, एक होता है ट्राइवियल सॉल्यूशन, एक होता है नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। ट्राइवियल सॉल्यूशन क्या होता है, जब जितने वेरिएबल की इक्वेशन हो सब जीरो होनी चाहिए। जैसे अगर यहाँ पर दो वेरिएबल की इक्वेशन है और उन दोनों का हमारे पास आंसर आ रहा है, एक्स की वैल्यू भी जीरो आ रही है, वाई की वैल्यू भी जीरो आ रही है, इसका मतलब ट्राइवियल सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर तीनों जीरो आ जाए, जैसे मान लो तीन वेरिएबल की इक्वेशन है, A1x B1y C1z ऐसे करके तीन है, हमारे पास सॉल्व नहीं है, तो अगर उसमें x की वैल्यू भी जीरो, y की वैल्यू भी जीरो, z की वैल्यू भी जीरो आ जाए तो क्या कहलाएगा? ट्राइवियल सॉल्यूशन कहलाएगा। बात समझ में आ रही है क्या आपको? तो ये हमारे पास तरीका होता है करने का, ठीक है साहब? प्योर बेसिक चीज़ है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत ही आसानी से आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? तो दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? चलिए साहब, क्रैमर रूल हमारे पास क्या होता है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं, सही है साहब? तो हमारे पास में मैं आपको जो है एक बात बता देता हूँ, मैंने आपको बताया कंसिस्टेंट कब होता है साहब? कंसिस्टेंट का मतलब होता है एटलीस्ट एक सॉल्यूशन तो होना ही चाहिए, या तो एक हो गया बहुत सारे। भैया यहाँ पे एक और बात है, दो सॉल्यूशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती, या तो एक हो गया बहुत सारे होते हैं। हमारे पास सॉल्व ध्यान रखना है इस बात का। मान लो आपके पास चार ऑप्शन दे रखे हैं, एक वन सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन, थ्री सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। समझ बात को? तो या तो आपका आंसर वन सॉल्यूशन होगा या आपका इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होगा, टू थ्री नाम की कोई चीज़ नहीं होती। हमारे पास सॉल्व नहीं, गलती से टिक मत कर देना, ओके? अच्छा, इसके बाद मैंने बता दिया ट्राइबल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सब जीरो होने चाहिए तो ट्राइबल है, और अगर नॉन ट्राइबल है तो कोई भी जीरो, कोई भी जीरो, मतलब सारे जीरो ना हो चलेगा। जैसे मान लो तीन है, एक्स वाई जेड है, एक्स बराबर जीरो, वाई बराबर जीरो, जेड इक्वल टू कुछ आ गया थ्री, तो नॉन ट्राइबल हो गया वो। जब तक तीनों जीरो नहीं हो जाएंगे तब तक ट्राइबल सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे उसे। बात समझ में आ रही है क्या? चलिए साहब, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि एडजॉइंट हम लोग मेथड से या मैट्रिसेस के मेथड से हम लोग किसी भी तीन वेरिएबल के इक्वेशन को सॉल्व क्यों करते हैं, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच। चलिए साहब, तो हम लोगों ने जो है ये नॉर्मल बातें हमारी हो गई कि आपको समझ में आ जाता है कि कंसिस्टेंट तभी होता है जब एटलीस्ट एक सॉल्यूशन तो होना चाहिए ना, या तो ये हो या ये हो, है ना? यहाँ पे एक का मतलब वन और इनफाइनाइट से, एक का मतलब सॉल्यूशन होना चाहिए कोई ना कोई, ठीक है? वन सॉल्यूशन हो जाए तो भी कंसिस्टेंट है, ये भी हो जाए तो भी कंसिस्टेंट है, नो सॉल्यूशन हो जाए तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, ओके? अब मैं आपको मैट्रिक्स मेथड से जो है हम लोग डेटा किसी वैल्यू को कैसे सॉल्व करते हैं या सॉल्यूशन कितने आते हैं पता करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? चलिए सर, क्यों ऐसा कर रहे हैं हम लोग, तो ये समझने की कोशिश कीजिएगा। ग्रामर रूल भी समझेंगे क्या होता है हमारे पास में, ओके? अगर इस वीडियो में हो गया तो ठीक है, मतलब नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ओके? आ जाओ सर। अब मैं आपको आपकी एनसीईआरटी से पढ़ाता हूँ, पेज नंबर 133, हेडिंग लिखी हुई है एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो उन्होंने दो बातें लिखी हुई हैं, एक लिखी हुई है कंसिस्टेंट सिस्टम, एक लिखी हुई है इनकंसिस्टेंट सिस्टम। अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशन वन और मोर एग्जिस्ट, जो मैंने बताया आपको। दूसरी बात लिखी है इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया नोट लिखा हुआ है, इन दिस चैप्टर वी रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ टू द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैविंग यूनिक सॉल्यूशंस ओनली। मतलब आप केवल यूनिक सॉल्यूशन की बात करो, यूनिक मतलब वन, एक ही सॉल्यूशन आएगा आपके आंसर्स के। समझ में आ रहा है क्या? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन वाला केस आपके साथ नहीं यहाँ पे चलने वाला है, ओके? नाउ करना क्या होता है, जैसे हेडिंग क्या है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। असली में हमने मैट्रिक्स पढ़ी इसी दिन के लिए थी। हमारे पास सॉल्व तीन वेरिएबल की इक्वेशन को क्या सॉल्व करते हैं। मान लीजिए हमें इक्वेशन दे रखी है a1x प्लस ऑफ b1y प्लस ऑफ c1z इक्वल टू d1। ये दे रखा आपके पास a2x प्लस ऑफ b2y प्लस ऑफ c2z इक्वल टू d2। यहाँ पे दे रखा a3x प्लस ऑफ b3y प्लस ऑफ c3z इक्वल टू d3। वैसे ना आपको बता दूं, ये प्लेन की इक्वेशन होती है। किसकी इक्वेशन होती है? ये प्लेन की इक्वेशन, ओके? है ना? जैसे हमारे पास में टू वेरिएबल की इक्वेशन जो आपने 10th क्लास में पढ़ी है, 2x प्लस 3y प्लस c इक्वल टू 0, पढ़ी नहीं पढ़ी है? वो लाइन की इक्वेशन होती है ना। जैसे मान लीजिए लिखा होता ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये किसकी इक्वेशन होती है? लाइन की होती है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? वैसे ये किसकी होती है? आपको हमारे पास में ये प्लेन की इक्वेशन होती है। किसकी इक्वेशन होती है? प्लेन की।
मतलब ये प्लेन नंबर 1 है, प्लेन नंबर 2 है, प्लेन नंबर 3 है। तो मैं 3D ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा उसमें बात करूँगा इसकी। भाई बात समझ में क्या? ओके साहब। और ये जो होते हैं उसको हम लोग जो है काम कर सकते हैं डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो में जो भी कंडीशन बनती है वहाँ पे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है क्या? फिलहाल वो छोड़ो, हमें इन 3 इक्वेशन को सॉल्व करना है। इन 3 इक्वेशन के 3 तरह के सॉल्यूशन पॉसिबल है, या तो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। 3 तरीके का मतलब या तो 1 सॉल्यूशन होगा या नो, या फिर मैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा, या फिर सॉल्यूशन नहीं होगा। लेकिन हमारे चैप्टर में किसकी बात होगी? ओनली 1 सॉल्यूशन की, यूनिक सॉल्यूशन की। ठीक है, चलिए साहब। आपको करना क्या है, आपको ए को क्या, ए क्या सपोज करना, जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ लो। ए क्या सपोज करना है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या? A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ओके नाउ आपको B किसको सपोज करना है साहब? D1 D2 D3 को। समझ में आ रहा है क्या? X किसको सपोज करना है साहब? X Y Z को। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या? A से सपोज करोगे, B से सपोज करोगे, C से X से सपोज करोगे। और आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास में है, आपको ये पता होना चाहिए कि मान लीजिए अगर मान लो हमारे पास में इफ A इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर मान लो जो A है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब इसकी डिटरमिनेंट 0 नहीं आएगी। इसकी डिटरमिनेंट क्या नहीं आएगी? 0 नहीं आएगी। अगर मैंने इसे A माना, इसे B माना, इसे X माना, ध्यान दीजिएगा अच्छी तरीके से। ओके, वैसे आपको डायरेक्ट मैं रिजल्ट बताया तो क्या आएगा, लेकिन फिर भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बात समझ में, ठीक है साहब। आपको पता है कि अगर मैं A को X मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं ये चीज पालूंगा, मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ AX इक्वल टू B। देखो ध्यान से, पहली रो पहला कॉलम A1X को D1Y प्लस C1Z आएगा नहीं आएगा? पहले फिर क्या आएगा? दूसरी रो पहला कॉलम तो ये वाला आ जाएगा, तीसरा पहला कॉलम ये वाला आ जाएगा, इक्वल टू B है। तो इनको मिला के क्या बना लोगे इसकी मदद से? बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है साहब। नाउ AX इज इक्वल टू B प्री मल्टीप्लाइड बाय A इनवर्स, तो मतलब A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, A इनवर्स इनटू AX इक्वल टू A इनवर्स इनटू B। ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो दिखा वाली बात याद रखें क्या? नाउ A इनवर्स इनटू A का मतलब क्या होता है बोलो? I। तो X इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलो साहब? A इनवर्स इनटू B, क्योंकि ये तो I बन गया। इस तरीके से हम लोग X की वैल्यू निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मतलब क्या करेंगे, X का मतलब ये XYZ है, पहले A इनवर्स निकालेंगे, यहाँ रखेंगे, B पता है यहाँ रखेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कंपेयर करेंगे, XYZ की वैल्यू आ जाएगी। एक क्वेश्चन के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना कि यहाँ पर इनवर्स निकल रहा है, आई बात समझ में क्या? और इनवर्स तभी निकलेगा जब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। इसलिए एनसीईआरटी वालों ने साफ साफ इस बात को नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर, दिस मैट्रिक्स इक्वेशन प्रोवाइड्स यूनिक सॉल्यूशन फॉर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन एज इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज यूनिक। इसलिए हमेशा यूनिक सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स का एक ही इनवर्स हो सकता है, किसी भी मैट्रिक्स का यूनिक इनवर्स हो सकता है, ये ध्यान रखो, एक ही इनवर्स हो सकता है। ठीक है, तो इस मेथड को उन्होंने नाम दिया मैट्रिक्स मेथड, जो मैंने आपको पहले भी कहा था। इस मेथड को क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स मेथड। आई बात समझ में क्या? चलिए साहब, तो मैट्रिक्स मेथड आपने देखा हमारे पास क्या होता है, तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है साहब। अच्छा, एक और बात उन्होंने बताई है, केस 2 है ना। वैसे मैं ये हमारा ज़्यादा काम आता नहीं है। केस 1 क्या है, अगर मान लो A क्या है, नॉन सिंगुलर है, तो आप निकाल लोगे इस तरीके से इनवर्स। लेकिन मान लो अगर A सिंगुलर हो गया, मान लो आपके पास में A की वैल्यू क्या होगी? सिंगुलर। केस 2, ये तो केस 1 था, इफ A नॉन सिंगुलर है, A 0 नहीं है। लेकिन मान लो अगर A 0 है, मान लो अगर A क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ A क्या है? 0 है, मतलब A क्या है आपके पास में? सिंगुलर है। अगर सिंगुलर होगा तो आपको 2 चीजें निकालनी पड़ेगी, और वो हमारे पास में क्या आती है, आपको क्या करना पड़ेगा? एडजॉइंट A इनटू B करना पड़ेगा। एक बार ये 0 नहीं आ सकता है, और एक बार आपको करना है कि एडजॉइंट A इनटू B करोगे तो वो 0 आ सकता है। और एनसीईआरटी वाले कहते हैं ओके, अगर A इनटू जो आपने एडजॉइंट A इनटू B किया, एडजॉइंट A मतलब इसका आप एडजॉइंट निकालो और B आपने करा, और इस अगर वो 0 नहीं आया, देन सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, हम बोलेंगे उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है क्या? नॉर्मली ऐसे केस बनता नहीं है, सॉल्यूशन आता है। ठीक है, आपके पेपर में जो आता है उसका सॉल्यूशन आता है। ठीक है साहब। एंड अगर एडजॉइंट A इनटू B 0 आ गया, तो हम कह सकते हैं देन सिस्टम में भी आइदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट होता है, अकॉर्डिंग एज द सिस्टम हैव आइदर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, है ना। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गया तो वो कंसिस्टेंट हो जाएगा, और नो सॉल्यूशन आ गया तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। इस वाले केस में समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो प्योर बेसिक चीज है, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर एडजॉइंट A इनटू B 0 आ गया ना, 0 नहीं आया, तो मतलब सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, हमारे पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ये चेक करने के लिए होता है, बाकी ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं है आपके पास में। ठीक है साहब, ग्रामर रूल से वाली बात और अच्छी क्लियर कर दूंगा मैं आपकी। ठीक है, चलिए साहब, समझ में आ गया? क्वेश्चन कराऊँ, आगे समझा रखिएगा। X इक्वल टू A इनवर्स B। ओके, आ जाओ साहब, A इनवर्स निकालना आपको आना चाहिए, वो आपका आइडिया है। मैं आपको 2 ऑर्डर वाली करा रहा हूँ, जैसे 2 ऑर्डर वाली करा रहा हूँ वैसे 3 ऑर्डर वाली होगी। यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 5y इक्वल टू 1, यहाँ पे बाद दे रखा है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, यहाँ पे बाद दे रखा है। A कैसे सपोज करोगे बोलो? 2 5 3 2। B कैसे सपोज करोगे बोलो? 1 7। ओके, X से सपोज करोगे बोलो? x y। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है क्या? आप जानते हो कि x इक्वल टू क्या होता है? A इनवर्स इनटू B होता है। पहले मुझे इसका इनवर्स निकालना पड़ेगा।
इसका इनवर्स आएगा 100 मीटर, इसका इनवर्स मैंने निकाला हुआ है, मैं सीधा रख देता हूँ। अच्छा ये जरूर चेक कर लेना कि डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही है, वो आ रही है -11 जो कि 0 नहीं है, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना पहले, नॉन सिंगुलर होगा तभी तो बात आगे बढ़ेगी। आएगा 100 आपने डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाली और वो क्या है 0 नहीं आई, मतलब नॉन सिंगुलर है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है। आगे बात कर देते हैं x = a इनवर्स v निकाल दिया आपने। अब a इनवर्स निकालो, a इनवर्स निकालना आता सबको, a इनवर्स निकालना बहुत आसान है, कैसे निकालते हैं इनवर्स 1/a एडजॉइंट a। आएगा 100 में तो a इनवर्स अगर हमें निकालना है तो 1/mod a और एडजॉइंट a। आएगा 100 में इसका एडजॉइंट निकालना सिखाया था मैंने आपको, इसका एडजॉइंट कैसे निकालते हैं बोलो, इनको रिवर्स कर दो, इनके साइन चेंज कर दो, तो रिवर्स करने का कोई फायदा हो ही नहीं रहा वहाँ पे, है ना। अगर आप इसका एडजॉइंट a निकालोगे तो आपके पास में एडजॉइंट की वैल्यू कितनी आएगी बोलो, 2 2 -5 -3 ये आएगा मेरे हिसाब से। आई बात समझ में क्या, -5 -3 2 क्योंकि इनको रिवर्स करना होता है, इनके साइन चेंज करने होते हैं। फिर हमें 1/a की वैल्यू -11 है तो हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1/-11 एडजॉइंट कितना है 2 -5 -3 2 मल्टीप्लाई कर दो -1/11 से तो आ जाएगा माइनस का 2/11 माइनस का सॉरी प्लस का 5/11 प्लस का 3/11 माइनस का 2/11 सही कर रहा हूँ ना, वही वाली बात। ओके ये मेरे पास में क्या आ गया, a इनवर्स आ गया, वो मैं याद रखूंगा। तो x = a इनवर्स कितना आ गया -2/11 5/11 3/11 माइनस का 2/11, इसकी मल्टीप्लाई करनी है b से, b कितना है 1 और 7 और x से जगह आप क्या रख सकते हो x और y। ऐसे अगर 3 होते तो z इसमें आ जाता और यहाँ पे 3 रो बन जाती, 3 कॉलम बन जाती, यहाँ पे 1 रो मल्टीप्लाई करो सब। अब x है और y है, क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है पहले चेक करो। इसका ऑर्डर 2/2 है, इसका ऑर्डर 2/1 है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और जो आंसर आएगा ना उसमें क्या होगा बोलो 2 रो होंगी और 1 कॉलम होगी। आई बात समझ में क्या, 2 रो होंगी 1 कॉलम होगी, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। पहली रो पहला कॉलम कितना आंसर आएगा -2/11 प्लस 7 5 35/11 सही कर रहा हूँ ना भाई। पहली कॉलम आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद दूसरी रो पहला कॉलम कितना आ जाएगा बोलो भाई 3/11 -14/11 सही कर रहा हूँ ना। तो ये x के इक्वल हो जाएगा और ये y के इक्वल हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 33/11 यानी कितना आंसर आएगा 3 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगा आपके पास में -1। कर लोगे नहीं कर लोगे इस तरीके से, तुम्हारे पास x की वैल्यू 3 y की वैल्यू -1 प्योर बेसिक है। इस तरीके से आप इनवर्स निकाल सकते हो, ये 3 के लिए भी वैलिड है ना। कर लोगे टाइम पास आपको करवाऊंगा तो अलग है, वरना तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया जाता है। अब हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन आपको दे देंगे, जैसे मान लो बोर्ड वाले क्या ऐसे भी कर सकते हैं, आपको इस तरह क्वेश्चन दे सकते हैं कि द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6 है ना, बच्चों वाले क्वेश्चन है ना। क्या बोलते हैं इसको हम लोग वर्ड प्रॉब्लम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम मतलब वर्ड्स में गिवन होती है प्रॉब्लम। आई बात समझ में क्या, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6, वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय 3 एंड ऐड सेकंड नंबर टू इट, वी गेट 11। By adding first and third number, we get double of the second number. Represent it algebraically and find the using rhyme. कर लोगे आप इसको, ये तो बच्चों वाली चीज़ है, ठीक है। अगर आप ये आप नहीं कर पाते हो तो मुझे शक है कि आप 12वीं क्लास में आए कैसे, क्योंकि ये क्लास 10 में सिखाया जाता है। आई बात समझ में, वहाँ पे 2 वेरिएबल की होती है और यहाँ पे 3 वेरिएबल की है, x y z में बनेगी। कर लेंगे, चलिए साहब, उम्मीद है आप कर लेंगे, नहीं जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, मजाक अपनी जगह है, कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। ओके ना, तो अभी कर लेंगे, बहुत ही आसान है, उम्मीद करता हूँ बहुत बेसिकली आप कर सकते हैं। एक्सरसाइज 4.6 मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, फिर भी कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछ लेना। इसमें भी एक वर्ड प्रॉब्लम है, द कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम प्याज, 3 किलोग्राम वीट, 2 किलोग्राम राइस, इतना 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 ये सब कर लोगे। चलो सर ओके, तो मेरे हिसाब से आप कर लोगे, बता भी दोगे सोल्यूशन है या नहीं है। सबसे पहले निकालना डिटरमिनेंट की वैल्यू ए निकालो, अगर वो 0 आ गया तो एडजॉइंट a * b निकाल के देखना, अगर वो 0 आ गया तो हम कह सकते हैं मे बी कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। एनसीईआरटी ने उसके आगे हमें बढ़ने के लिए मना किया है। आई बात समझ में क्या, अगर बढ़ना होता तो वो बात बताता ना वहाँ पे, समझ में आ रहा नहीं आ रहा क्या। और अगर एडजॉइंट a * b 0 नहीं है तो डायरेक्ट मना कर देना भैया सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, एनसीईआरटी कहती है। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए साहब, और हम एनसीईआरटी को अपना देवता मानते हैं, मिसलीनियस एग्जांपल में आ जाते हैं ना। अब हम बात करते हैं कुछ विशेष प्रकार के क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है साहब, क्या हमारे पास में है, क्या हमारे पास में नहीं है। ओके चलिए साहब, तो आ जाइएगा, इसको मिटा रहा हूँ, फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, समझ में आ गया भैया। चलिए साहब, तो निकालिए, इनवर्स निकाल लोगे ना इस तरीके से, x = a इनवर्स * b है ना, इनवर्स निकालना, b निकालना, मल्टीप्लाई करना, सॉल्व करना है। ओके बच्चे को तो कोई हिंट चाहिए होती है, अच्छा बच्चा जो होता है ना वो एग्जाम्पल देखता है, अच्छा वीडियो नहीं बताया चलो थोड़ा बहुत आप खुद करके देखते हैं, है ना। अच्छा बच्चा तो वही है ना भाई, कब तक आपको लाइफ जैकेट के सारे तैरना सिखाया जाए, कभी ना कभी तो बिना लाइफ जैकेट के कूदना पड़ेगा तभी तैरना आएगा। वही बात यहाँ पर होती है, कुछ करने की कोशिश करोगे तभी आपको आएगा। ओके चलिए साहब, हमने आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज सॉल्व करा देता हूँ। अगर हम अच्छा आप बोलो भैया ग्रामर रूल की बात करें, उसकी बात करेंगे, ठीक है। जब खत्म हो जाएगा तो मैंने कहा था कि जब मैट्रिक स्टेटमेंट आपको आ जाएगा तो मैं अलग से टॉपिक सुनाऊंगा आपके, तो जो टॉपिक मैंने बीच में नहीं समझाया है वो वहाँ समझाऊंगा, एक समरी वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद जेईई मेंस के सारे क्वेश्चन, जे एडवांस के सारे क्वेश्चन, एनडीए की आप बुक लेके आ जाना, उसके सारे क्वेश्चन बनवा देंगे।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? ये हमारी कहानी रहेगी। चलिए साहब अभी इधर आ जाइएगा। क्वेश्चन भाई ने क्या दिया है, इफ एबीसी आर पॉजिटिव एंड अनइक्वल। ये एक बहुत ही बढ़िया चीज है। अगर एबीसी पॉजिटिव है, अगर एबीसी क्या है, पॉजिटिव है और अनइक्वल है, मतलब इक्वल नहीं है, ओके। मतलब उन्होंने बोला है कि साबित करके बताओ कि डेल्टा इक्वल टू ए बी सी। आपको पिछली वीडियो किया था ये होगी बी सी ए और सी ए बी, इसकी वैल्यू नेगेटिव है, इज नेगेटिव। मैंने तो बताया था ना इसके मतलब नेगेटिव आएगी, नहीं बताया था कल सेकंड डिटरमिनेंट ए बी सी बी सी ए सी ए बी, इसकी वैल्यू कैसे आएगी भाई हमारे पास में, नेगेटिव आएगी। आपको आंसर याद है इसका क्या आएगा, क्या आंसर आया था बोलो, 3abc माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, याद है ना? फिर वही तो आंसर आया था इसका, दोबारा आ जाएगा वही आंसर, ओके। मैंने कहा था कुछ डिटरमिनेंट के रिजल्ट आपको याद रखने पड़ेंगे, उनको हम लोग स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट मान के चलते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, अभी हम साबित कर देते हैं 2 मिनट में। आइए साहब तो साबित करते हैं कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास में नेगेटिव कैसे आएगी, ओके। नाउ बताओ क्या करूं, क्या नहीं पहले नहीं क्या सिखाया था, एक तरफ चिपका के देख लो, अगर एक तरफ चिपका तो इधर चिपका दो या ऊपर चिपका तो जहां चिपका वहां चिपका दो, कॉमन आ जाना चाहिए, सबको इधर चिपकाओ, a प्लस बी प्लस सी, फायदा हो रहा है यार, बिल्कुल फायदा हो रहा है। क्या करो, चिपका दो। हेलो साहब, तो C1 में क्या प्रश्न लगा बोलो साहब, C1 में C2 जोड़ते हुए C3 को जोड़ दिया, हमारे पास समझ नहीं आया तो क्या आएगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क पड़ेगा, पड़ता है क्या तुम्हारे यहाँ ऐसा करने में, डिटरमिनेंट की वैल्यू का फर्क पड़ता है जब किसी मल्टीप्लाई करते हैं, और इसी उस इफेक्ट को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, बात बराबर हो गई। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, ओके। नाउ तो कितना है बोलो साहब, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे आ जाएगा बी सी, यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे आ जाएगा सी ए, यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे आ जाएगा ए बी। ऐसा करते ही बच्चा खुश हो जाता है, अच्छा a प्लस बी प्लस सी बाहर ले लूंगा, आई बात समझ में, तो क्या सोचेगा, यहाँ पे आ गया 1 1 1 बी सी ए सी ए बी, क्या क्या रही हम चाहते थे, कौन सी फॉर्म आ गई, डिजायर्ड फॉर्म, तो चाहती है ये 1 1 देखते क्या करोगे, माइनस आई बात समझ, क्या करो बोलो, R1 में ऑपरेशन लगा दिया, R1 माइनस R2, R2 में ऑपरेशन लगा दिया, R2 माइनस R3, ऑपरेशन लगाते समय ध्यान रखना उस का इस्तेमाल नहीं करना जिसमें ऑपरेशन लग रहा हो, कर सकते हो लेकिन वो एक्स्ट्रा अप्लाई करने के बाद। आई बात समझ में, क्या दो काम एक साथ कर लोगे क्या, नॉट पॉसिबल है ना आपके लिए। देखो ध्यान से, डेल्टा की वैल्यू कितनी रहेगी आपके पास में, a प्लस बी प्लस सी, लगाओ साहब, पहले ऑपरेशन किसमें लगाएंगे साहब, R1 में लगा देते हैं, ओके। R1 में ऑपरेशन लगाओ, 1 माइनस 1 कितना बन गया साहब, 0, ओके। b माइनस सी बन गया, b माइनस सी, ओके। क्या बनेगा बोलो साहब, c माइनस ए बनेगा, ठीक है भाई, ये भी बन गया, ओके। नाउ R2 माइनस R3, 1 माइनस 1 करो, कितना आएगा, 0, फिर कितना आएगा, c माइनस ए, फिर कितना आएगा, a माइनस बी। मेरे हिसाब से आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, ओके। एंड द लास्ट वन इज 1ab, ओके। अब क्या करेंगे बोलो, कोई बच्चा क्या देखा, क्या करें, और कहां से बोलो, रो 1 से कॉलम 1 से, कॉलम 1 से, वेरी गुड। ओपन करना आता है, एक डिटरमिनेंट को ओपन करने के कितने तरीके होते हैं, 6। एक डिटरमिनेंट को ओपन करने के 6 तरीके होते हैं ना, 3 रो से 6 कॉलम से, और एक 2 डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करने के कितने तरीके होते हैं, 4। रो बाई कॉलम, कॉलम बाई रो, कॉलम बाई कॉलम। समझ में आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन मैंने थोड़ा सिखा दिया था, आगे और बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है। चलिए सर, नॉलेज पूरी मिलेगी आपको, चिंता मत करिएगा। आई बात समझ में, क्या अगर आप पढ़ाई, अगर आप कोचिंग की फीस नहीं दे पा रहे हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको वही मतलब यहाँ मिल जाएगा। आई बात समझ में, कोशिश करेंगे उतना आपको समझाने की, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या आता है साहब, आपको पता है इसकी 3 1 होता है तो 1 तो पॉजिटिव आता है, 1 पॉजिटिव, क्या करूँ बोलो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, इसकी मल्टीप्लाई से करना क्या आ रहा है बोलो भाई, b माइनस सी इंटू a माइनस सी, ओके। मल्टीप्लाई माइनस क्या आएगा बोलो भाई, c माइनस a इंटू c माइनस a, होल स्क्वायर भी कर सकते हैं इसका, है ना। चलिए साहब समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ओके। नाउ यू कैन सी, साबित करना है, वैल्यू नेगेटिव लेकर आना मुझे किसी भी तरीके से, ध्यान देना मैं कैसे नेगेटिव लाता हूँ, ये भी अपने आप में मतलब सोचने वाली बात होती है, ठीक है साहब। नाउ यू कैन सी, अगर मैं आप ध्यान से देखो तो क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ab माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ ac प्लस ऑफ bc, सही कर रहा हूँ भाई, कैलकुलेशन की गारंटी आपकी है, मेरी नहीं है। माइनस यहाँ पे क्या आएगा बोलो भाई, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस ऑफ क्या आएगा बोलो भाई, 2ac। आ रहा है नहीं आ रहा है, ऐसे कुछ आ रहा है क्या, सही कर रहा हूँ भाई, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये मेरे पास में आ जाएगा, ओके। नाउ यू कैन सी दिस इज a प्लस b प्लस c, कुछ गलत तो नहीं करा मैंने, a पर रुकना जरा, यहाँ पे मैंने c माइनस से किया, ये मैंने से किया, यहाँ पे c माइनस से किया, R2 मैंने साथ किया था, c माइनस से a माइनस b से कर रहा हूँ ना, हम इधर आ जाओगे, अभी पता चल जाएगा सही गलत है, ओके। देखो यहाँ पे क्या आ गया, ab माइनस b स्क्वायर माइनस ऑफ ac और प्लस ऑफ bc माइनस ऑफ c स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर, आई बात समझ, ठीक है साहब। और माइनस प्लस ऑफ कितना आ जाएगा हमारे पास, 2ac यहाँ पे आ जाएगा, ये वाली बात आपको समझ में आ रही है ना। ध्यान दीजिएगा, इज इक्वल टू बन जाएगा a प्लस b प्लस c, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ओके हो गया। मतलब यहाँ पे क्या आएगा भाई आपके पास में, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस, देखो मैं लिख रहा हूँ माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस ab प्लस bc प्लस ca, जानते हो कैसे हुआ है, 2ac में से एक ही गया तो ac बचेगा ना ओनली। नाउ यू कैन सी, अगर मैं यहाँ से a प्लस b प्लस c, आई बात समझ में, अगर मैं यहाँ से माइनस को ले लूँ तो माइनस बाहर आ जाएगा,
यहाँ क्या बचेगा बोलो भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इसको मैं अपने आप में कुछ लिख सकता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बताया था ना कल, 2 से डिवाइड कर दो। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। बताया था मैंने आपकी वाली बात, ओके। क्योंकि अब आप सॉल्व करेंगे तो 2ab सबको 2 बार आएगा और बस 2 से कट जाएगा। ध्यान से देखो, ये एक पॉजिटिव नंबर है, स्क्वायर इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। आप ए और बी की वैल्यू जो रखना रखो, कभी नेगेटिव नहीं आएगा, ओके। इट इज आल्सो अ पॉजिटिव क्वांटिटी, इट इज आल्सो अ पॉजिटिव क्वांटिटी। ए बी सी पॉजिटिव है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दिया गया है ए बी सी आर पॉजिटिव एंड इक्वल। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पूरा आंसर पॉजिटिव, लेकिन माइनस लगने की वजह से आंसर कैसा हो गया, नेगेटिव। सो द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज नेगेटिव। समझ में आ रहा है क्या? लिख दोगे इस बात को, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो इस तरीके से आपने देखा कि इसकी वैल्यू डिटरमिनेंट नेगेटिव आती है। मैंने कहा था इस रिजल्ट को याद रखना, और इस रिजल्ट को लिखने का एक और तरीका बताया था मैंने आपको। इसको हम एक तरीके से और लिखते हैं, कैसे लिखते हैं बोलो भाई? हम लिखते हैं 3abc माइनस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस ऑफ c क्यूब। याद है ना, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ये भी उसी का फॉर्मूला होता है ना, होता है नहीं होता है? तो मैंने 3-4 तरीके से बताया था स्टार्ट करने के लिए, abc bc a c a b। और ये एक ऐसी डिटरमिनेंट होती है जिसके आंसर नेगेटिव आता है हमेशा। अगर सारे अलग अलग हैं, abc अलग अलग है और सब पॉजिटिव है, तो इसका आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। आंख बंद करके टिक कर देना। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है साहब, चलिए। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताता हूँ। देखो, एक और बात बताऊँ आपको, अगर ए बी बन रही हो ना तो भी आंसर नेगेटिव आता है। देखो कैसे, हालांकि वो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा तो आपको समझाता हूँ मैं बाद में, लेकिन आप फिर भी यहाँ समझो। मान लो मैंने यहाँ 3 नंबर लिखे हैं, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये मेरे पास में a1 है, a1 प्लस d1, यहाँ लिख दिया a1 प्लस 2d1। ये a p है, ऊपर वाली लाइन अपने आप ये भी बन रही है, नहीं बन रही है? मैंने लिखा a2, फिर मैं लिखा a2 प्लस d2, फिर मैं लिखा a2 प्लस 2d2। देखो ये भी बन रही है, नहीं आया समझ में? ये देखो ध्यान से, a3 फिर a3 प्लस d3, a3 प्लस 2d3। मतलब ये अपने आप में एक AP है, ये अपने आप में एक AP है, ये अपने आप में एक AP है। ये बात समझ में ना? अब आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आती है वो हमेशा क्या आती है, 0 आती है। इस वैल्यू हमेशा 0। हम चाहे तो इसको प्रूव कर सकते हैं, बोलो कैसे प्रूव करोगे? हाँ, माइनस करके भी देख सकते हो आप। आई बात समझ में क्या? ये भी कर सकते हो, जब मैं इसको अलग अलग करूँगा ना तो 2 रो या 2 कॉलम से बनेंगे। आई बात समझ में क्या? वैसे भी कर सकते हो। आई बात समझ में, ठीक है साहब? कैसे क्या माइनस कैसे करेंगे? जब सेकंड कॉलम अलग करेंगे तो हाँ, सेकंड कॉलम के रिस्पेक्ट करेंगे तो 2 सेम बन जाएंगे। दो रोज को माइनस करेंगे तो d1 d2 d3 दोनों में आ जाएगा। हाँ, वही मतलब है ना। अगर मैं 2 रोज को माइनस कर दूँ, हाँ ये भी सही है, वेरी गुड। आई बात समझ में, यहाँ पे a2 माइनस a1 आएगा, यहाँ पे a2 माइनस a1 आएगा, 2 कॉलम माइनस 2 कॉलम माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर दूँ, ठीक है। वेरी गुड बेटा, साहब देखो कितना आ जाएगा, c2 माइनस c3। आई बात समझ में, ठीक है साहब? यहाँ पे तो भाई ऐसे रहेगा a1 a2 a3। बात समझ में आ रही? इसमें से इसको माइनस करो, कितना आएगा आपके पास बोलो? a1 से a1 कट के यहाँ बचेगा d1, ओके। और इसमें से इसको माइनस करो, कितना आएगा बोलो भाई? d2। इसमें से इसको माइनस करो, कितना आएगा भाई? d3। और बताओ, पहले c1 से c2 माइनस करते हैं। हाँ, इसमें से इसको माइनस, वही बात है ना, एक ऑपरेशन ये भी लगा देता हूँ। c1 में c2 में ऑपरेशन लगा देता हूँ, c2 माइनस c1 में ऑपरेशन लगाएंगे ना। इस c2 में लगाने में क्या दिक्कत है? c2 में c1 को माइनस करो ना तो यहाँ d1 बचेगा, इसमें से माइनस करो d2 बचेगा, इसमें से माइनस d3 बचेगा, फिर c3 में लगा दो, यहाँ पे सॉरी c3 में लगा दो, c3 माइनस c2। बात समझ में आ रही है क्या? माइनस का तो यहाँ भी आ जाएगा d1 d2 d3, कुल मिला के आंसर 0 आएगा ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यानी कि कभी कभी पता क्या होता है, तो जब उसके आपको बड़ी बड़ी वैल्यूज दे देंगे, क्या बोलेंगे? मान लो इस तरीके से दिया जाए आपको, मैं आपसे बोलूँ अभी यहाँ लिखा हुआ है, मान लो यहाँ लिखा है 10 20 30, यहाँ पे लिखा मान लो 5, मान लीजिए मैंने लिखा 5 10 15, और मैंने यहाँ लिखा मान लो 20 40 60। अब बोलोगे अच्छा ये भी है, 10 कॉमन डिफरेंस है, ये भी है, 5 कॉमन डिफरेंस है, ये भी है, 20 कॉमन डिफरेंस है, आंसर 0 आएगा। बात समझ में आ रही है कि डायरेक्ट आंसर, ओके। अगर ये भी बन रही हो रो वाइज और कॉलम वाइज, क्योंकि जो बात रो के लिए होती है वो कॉलम के लिए डिटरमिनेंट अपने आप करवा लेती है ना। आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये सारी की सारी हमारे पास प्योर बेसिक चीजें, ठीक है साहब? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 31 है, एग्जाम्पल नंबर 31 है मिसलेनियस का, ठीक है साहब? मैं करवा देता हूँ, कई बच्चे कहते हैं मिसलेनियस नहीं बताते आप फिर। उसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि ABC आर इन AP। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि जो ABC है वो किसमें साथ AP में है, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? क्या दिया गया यहाँ पे? 2y प्लस 4 है, उसके बाद यहाँ पे 3y प्लस 5 है, उसके बाद यहाँ पे 4y प्लस 6 है। यहाँ पे अगर लोग बात करें तो आएगा 5y प्लस 7 है, उसके बाद आपको यहाँ दे रखा है 6y प्लस 8 है, उसके बाद आपको यहाँ दे रखा है 7y प्लस 9 है। यहाँ पर आपको दे रखा है 8y प्लस a, 9y प्लस b, 10y प्लस c, और पूछ रहा भाई इसकी वैल्यू बताओ। और ये बोला गया कि ABC अपने आप में क्या है? AP में। ABC अपने आप में क्या है? AP में। AP का मतलब समझते हो ना? AP का मतलब ये होता है कि 2b = a प्लस c। आई बात समझ में क्या? AP का मतलब
AB का मतलब क्या होता है हमारे पास में? AB का मतलब होता है 2B इज इक्वल टू A प्लस C। बात समझ में आ रही है क्या आपको? ठीक है साहब, किसी प्रकार को दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए साहब, तो ये हमारे पास में जाएगा 2B इज इक्वल टू A प्लस C। ना अगर हम लोग यहाँ समझने की कोशिश करें, बताओ क्या कहता है? देखो मुझे चाहिए B प्लस A प्लस C एक साथ चाहिए। A प्लस C तभी आएगा जब मैं इसको उठाकर उसमें ऐड कर दूंगा। आई बात समझ में क्या? कर दूं क्या ऐड? मान लो मैंने ऑपरेशन क्या लगा दिया, मैं सबको एक में चिपकाया था, R1 में ऑपरेशन लगा दिया, R1 प्लस R2 करके देखूंगा ऐसा। देखो यार, इनको ऐड करना कितना आ रहा है? इनको ऐड करो, देखो 2 3 कितना 5 4 9। आई बात समझ में क्या? ओके, और आप क्या कर सकते हो भाई? A प्लस C एक साथ चाहिए ना, तो A प्लस C आप एक साथ लेके आ सकते हो। इन दोनों को ऐड करो, सबसे पहले इन दोनों को ऐड करते हैं। यहाँ पर जाएगा हमारे पास 18 हो जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 6y प्लस 10। उसके बाद हम कुछ B प्लस C करके देखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है साहब, चलिए तो पहला स्टेप हमारे पास क्या रहेगा भाई? पहला स्टेप हमारे पास ये रहेगा कि मैंने क्या करा सर, R1 में ऑपरेशन लगा दिया, R1 प्लस ऑफ R3। बात समझ में आ रही है? ठीक है साहब, क्योंकि हमको बोला गया था कि जो ABC होंगे किस में होने चाहिए सर आपके पास में? AP में होने चाहिए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ठीक है साहब। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करा इसमें, जो हमारे पास में आ गया ना, R1 में ऑपरेशन लगा दो भाई, कितना आ जाएगा आपके पास में? कितना हो जाएगा बोलो भाई? ऐड करना जरा इसको, इसमें कितना हो रहा है बोलो भाई? 6y प्लस 10 इसको 7 5 12y प्लस 9 7 16 होते हैं क्या? 10 8 18y प्लस कितना हो जाएगा? A प्लस C। समझ में आ रहा है क्या? बाकी मैंने कोई चेंज नहीं किया। 3y प्लस 5 6y प्लस 8 9y प्लस B। ओके, एंड द लास्ट 4y प्लस 6 7y प्लस 9। ओके, 10y प्लस C। मैं 0 बना सकता हूँ, कैसे बोलो? ऊपर वाले से 2 कॉमन ले लेंगे, ऊपर वाले से 2 कॉमन आ जाएगा। आई बात समझ में क्या? हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, शाबाश। समझ लो बात को। अगर मैं ऊपर वाले से 2 कॉमन ले लूँ तो आप ध्यान से देख सकते हो, यहाँ पे जब बाहर में 2 यहाँ पे कितना बचेगा बोलो साहब? 3y प्लस 5। यहाँ कितना बचेगा बोलो भाई? 6y प्लस 8। यहाँ कितना बचेगा बोलो भाई? 9y प्लस A प्लस C बाई 2। ये ऐसा हो गया, और A प्लस C बाई 2 की जगह मैं कितना रख दूंगा साहब? B A प्लस C बाई 2। ओके, ये हो जाएगा। अभी लिख देता हूँ, समझा देता हूँ मैं, हमारे व्यूअर्स को समझ में नहीं आता फिर। आई बात समझ में? तो 9y प्लस B, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4y प्लस 6 7y प्लस 9 10y प्लस C। और ध्यान से देखो अगर आप इसको, तो ये दोनों एक ही चीज लिखी हुई है, क्योंकि A प्लस 2 बाई B अपने आप में, A प्लस C बाई 2 अपने आप में B है, इसका मतलब आंसर कितना आएगा? 0। समझ में आया नहीं आया? प्योर बेसिक चीज है। चलिए साहब, समझने की मैंने कोशिश की है। इसके बाद हम लोग और आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, थैंक यू।